है हमारे साथ नीरजा चौधरी भी जुड़ रही हैं। नीरजा, आपसे ही सवाल पूछेंगे। मनीष सिसोदिया या राघव चड्ढा पूरी इस तैयारी के साथ आए कि वो एक मैसेजिंग भी कर रहे हैं कि एक राष्ट्रीय विकल्प पर उनकी दावेदारी है और वो अपना मुद्दा भी सेट कर रहे हैं कि उस राष्ट्रीय विकल्प की दावेदारी में एक अंबेडकर को आइकॉन बना रहे हैं और भगत सिंह को आइकॉन बना रहे हैं। तो एक नया आइकॉन वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं, दोनों को बराबर लाकर एक साथ। और जिस तरह से दलित राजनीति का समापन हुआ है उत्तर प्रदेश में, वो जिसकी वजह से कांग्रेस बसपा के उभार से तीसरे चौथे नंबर पर पहुंची थी, आज बसपा भी कांग्रेस के स्तर पर पहुंच गई है। और पर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, आपकी टिप्पणी लेना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने यूपी में हम बात कर रहे हैं कि महिला वोटर मोदी की तरफ या फ्री राशन की तरफ गई हैं, लेकिन फ्री राशन तो पंजाब में भी बटा, जरूर उत्तर प्रदेश में ज्यादा बटा, लेकिन लास्ट तक लंबे समय तक पंजाब में भी बटा, दूसरे देश के दूसरे राज्यों में भी बटा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पंजाब में वही मुद्दे जो यूपी में भाजपा के लिए काम कर रहे थे, वही मुद्दे भाजपा या उसकी पूर्व सहयोगी अकाली के लिए काम नहीं कर रहे थे? और आम आदमी पार्टी, क्या आपको लगता है कि एक तरह से वो तैयार हो गई इस चुनाव में 2024 का विकल्प बनने के लिए? देखिए, एक पॉइंट जो आपने रेज किया कि पंजाब में ये जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स का जो बहुत बड़ी तरह से फ्रीबीज जिसको हम कहते हैं उभर के आए, उसका इम्पैक्ट पंजाब में नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब का पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट डबल है यूपी से। जो जहां यूपी के लोगों को 6,000 रुपया अन्न, नमक, तेल, आवास, ये बहुत मैटर करता था, पंजाब के लोगों को उस हद तक नहीं मैटर किया। और पंजाब के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया, बाकी सबको हमने देख लिया, इस बार इनको भी देखा जाए। और ये केजरीवाल की मैसेजिंग थी जो कि सफल हुई है कि डिलीवरी की हमने, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल हमें आजमा के देखिए, तो उन्होंने ऑप्ट किया है। और ये सब लोग कह रहे थे। मुझे लगता है कि पंजाब जीतना, एक मिड साइज स्टेट जीतना आम आदमी पार्टी के लिए ऑपोजिशन की राजनीति को बदल देगा। आप देखिएगा अगले दिनों में किस तरह से आप आम आदमी पार्टी को लोग हर स्टेट में नए नजरिए से देखेंगे। और आपको याद होगा रविश, 2015 में जब 67 सीट जीती थी आप, उसके 3 सप्ताह बाद एक बहुत बड़ा अगली स्प्लिट हुआ था। एकदम जब जीती थी तो एक रश था कि इस पार्टी को ज्वाइन करना है, एक आइडियलिस्टिक पार्टी है, ये नई चीज हो रही है हिंदुस्तान की राजनीति में। लेकिन जब ये अगली स्प्लिट हुआ तो वो सारा रश रुक गया। मुझे लगता है वो रश फिर से शुरू होगा। आम आदमी पार्टी की आइडियलिस्टिक वो नहीं है छवि अब बदलाव की, लेकिन जो पार्टी विद द डिफरेंस था, लेकिन पार्टी जो डिलीवर करती है उसको मौका दिया जाए, वो छवि बनेगी और ये कांग्रेस की स्पेस लेगी। जो दूसरी जो अहम चीज हुई है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द कांग्रेस। बिल्कुल हाशिए पे चली गई है। इनमें 4 स्टेट से, यूपी को छोड़ दिए, वहां चांस नहीं था। 4 स्टेट्स में हम लोग बात करते थे 6 महीना पहले, ये बहुत चांस है कांग्रेस का वापस आने का वहां, लेकिन वो मौका जाने दिया। और ये नहीं है कि कांग्रेस जो स्पेस को रिप्रेजेंट करती है उसके वोटर्स नहीं हैं, वोटर्स हैं। अखिलेश यादव को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, लेकिन एंटी बीजेपी वोट तो उन्हीं की तरफ केंद्रित हुआ है। बाकी जगह विकल्प नहीं देखा गया कांग्रेस के रूप में, और वापस भाजपा की तरफ लोगों ने अपना मुंह मोड़ लिया है। तो सर्टेनली राम हिंदू के रक्षक और फ्रीबीज और सोशल वेलफेयरिज्म, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ये जो पुराना कॉकटेल है, रेसिपी है, वो दोबारा यूपी, उत्तराखंड, गोवा, इनमें मणिपुर। नीरजा जी, यही बात जो आप कह रही हैं उसी से जुड़ा सवाल है कि जिस तरह से हिंदी पट्टी में नरेंद्र मोदी का जादू कायम है, सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर वो एक बार फिर से स्थापित हुए हैं। अगर हम चुनाव प्रचार की बात करें तो खाली उत्तर प्रदेश में कम से कम 30 रैलियां, रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। और जिस तरह से बीजेपी ने अपनी सरकार की वापसी करने में कामयाबी हासिल की है, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, हमने देखा किस तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसका सबसे ज्यादा कहर
उत्तर प्रदेश में देखने को आया था। लोगों को बड़ी संख्या में पलायन करना पड़ा, पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। उसके बावजूद भी अगर इस हिंदी पट्टी में बीजेपी अपनी पकड़ को मजबूत रख रही है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कायम है, तो ये 2024 के लिए किस तरह का संदेश है विपक्षी पार्टियों के लिए, खासतौर से कांग्रेस के लिए? देखिए, एक तो ये बात है कि वोटर इतना कुछ सह के भी, जो जिसका आपने जिक्र किया, वापस भाजपा की तरफ देखता है, तो कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि जो ऑल्टरनेटिव है वो उससे ज्यादा कर पाएगा। और अल्टीमेटली तो बहुत लोग कहते थे ठीक है हम नाराज है, नाराज मतलब असंतोष था लेकिन आक्रोश नहीं था। मुझे रोजगार चाहिए, महंगाई हो रही है, मैं नाराज हूं, मुझे कई चीजें चाहिए, पर फिर भी इनको एक मौका दिया जाए। लेकिन 24 की जो आप बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये नहीं कि इन्होंने वापस ये स्टेट्स कब्जा कर लिया है, पर उससे इक्वली इंपॉर्टेंट है कांग्रेस का कोलैप्स, क्योंकि ऑपोजिशन का ऑल्टरनेटिव बना बिना कांग्रेस के, उस सेंटर पीस अगर कांग्रेस नहीं है ऑपोजिशन का, तो संभव नहीं होगा 24 में इस पार्टी को हराना, क्योंकि इस पार्टी के पास एक बहुत बड़ी वेल ऑयल रिसोर्स ड्रिवन मशीनरी है। और चुनाव जीतने के लिए सिर्फ सेंटिमेंट आज की संदर्भ में पर्याप्त नहीं है। नीरजा जी, यहीं पे एक सवाल करना चाहूंगा। मनोजन भारती बोल रहा हूं कि बार बार आप कह रही कि कांग्रेस जो है चुनाव ढंग से नहीं लड़ती है, उनको समझ में नहीं आता। अब विकल्प क्या है गांधी के, जो गांधी परिवार के पास? क्या G23 जिसको हम बोलते हैं वो फिर सिर उठाएंगे? क्या विकल्प है राहुल और प्रियंका के पास? देखिए, एक ही विकल्प है। G23 में एक दो को लेके छोड़ दीजिए नेताओं का, जिनकी मास पकड़ है, मोस्टली मास पकड़ नहीं है, तो वो मैटर नहीं करते एट वन लेवल, वो अपना अपना देखेंगे। लेकिन ना कोई स्प्लिट दिखता है, ना ऐसा दिखता है कि राहुल गांधी अपनी लीडरशिप इनफॉर्मल है, वो छोड़ने वाले हैं, या ये भी कि प्रियंका गांधी को लीडरशिप देने वाले हैं। मतलब ऐसी बुरी तरह फंसा हुआ है मामला कांग्रेस का। एक नीरजा जी एक सवाल और है। हमने थोड़ी सी चर्चा की थी प्रियंका गांधी की, हम कोशिश कर रहे थे कि सबकी चर्चा हो जाए, लेकिन आज का नतीजा मजबूर करता है कि आप अरविंद केजरीवाल, आप और योगी और बीजेपी के बारे में ज्यादा चर्चा करें। पर हमने ये चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में कुछ मिलने का अनुमान नहीं था, लेकिन प्रियंका गांधी ने मेहनत खूब की, संगठन को खड़ा किया, कार्यकर्ताओं को बनाया, और जो एक पुराना स्टाइल है दीक्षित किया और उन पे तैयार किया। अब हम थोड़ा सा सवाल बदलना चाहते हैं कि एक राज्य में जहां कुछ मिलना नहीं था, क्या उसे छोड़कर प्रियंका गांधी को गोवा में या उत्तराखंड में या पंजाब में ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी? क्योंकि चुनाव आ गया था और चुनाव के समय आप अपनी एक ऐसे राज्य में पार्टी खड़ी करने जा रहे हैं जहां पे बहुत मुश्किल था उस कांग्रेस के लिए वहां पर खड़ा होना, और उसकी जगह पे अगर प्रियंका गांधी उत्तराखंड में, पंजाब में या गोवा में, दो जगहों पे कम से कम ज्यादा मेहनत करती या मणिपुर में ज्यादा मेहनत करती, तो कुछ इसमें कांग्रेस के लिहाज से कुछ इसमें प्लस पॉइंट दिखता हो सकता है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी हर स्टेट में, उसमें चूक आई है। मैं नहीं मानती ये वेस्टेड एफर्ट है यूपी में प्रियंका गांधी द्वारा। ये शुरुआत है, ये करनी पड़ेगी अगर आपको संगठन को खड़ा करना है। रवीश, मैं एक चीज आपसे कहूंगी, जब हम कांग्रेस के नेताओं से बात करते थे 2002, 2003, 2004 के चुनाव के पहले, तब भी ये नेता कहते थे कि यूपी के बारे में क्या करें, कैसे यूपी में कांग्रेस रिवाइव हो। आज 2022 हो गई है, मतलब 20 साल गुजर गए हैं, नहीं कर पाए। और मैं उदाहरण देती हूँ अमित शाह का। हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं उनकी आइडियोलॉजी से। अमित शाह को 2013 जुलाई में उत्तर प्रदेश भेजा गया कि आप यूपी को भाजपा की तरफ लाइए। 10 लोकसभा सीटें थी भाजपा की, चौथे नंबर की पार्टी थी। 2014 मई में 71 सीटें जीती उन्होंने, जब वो दिल्ली में पावर में नहीं थे। एक मशीनरी खड़ी की, एक दमखम दिखाया, हार्ड वर्क किया।
वो कांग्रेस भूल गई है रवीश। हार्ड वर्क क्या, इट्स अ फ्लैबी पार्टी, इट्स अ सॉफ्ट पार्टी। कहीं ना कहीं, और मैं कहती हूँ प्रियंका को दे दीजिए प्रेसिडेंटशिप, अगर आपको फैमिली के से बाहर नहीं जाना है। पर ये जो है ना, राहुल एमपी भी बनेंगे, राहुल नहीं क्लिक कर रहे हैं एज अ लीडर। तो फिर 22 साल उत्तर प्रदेश के बारे में आपकी बात, आप घूमती हैं, इलाके में जाती हैं और आपने इसको काफी गंभीरता से देखा है, पर 22 साल से अगर कोई पार्टी जूझ रही हो, नीरजा जी आपको पता होगा मैं gणित में कमजोर हूं, लेकिन मुझे कोई 22 साल मैथ्स पढ़ा दे तो मैं परसेंटेज निकालना तो जरूर सीख जाऊंगा। आजकल इसमें गलती करता हूं तो मुझे नोटिस आ जाता है कि आपने परसेंटेज गलत बोल दिया, आप जवाब दें। आपने भारत की छवि खराब कर दी है, लेकिन इसलिए मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं कि मुझसे कुछ गलतियां हो जाती हैं 10% 20% बोलने में, लेकिन इतना तो कोई मुझे भी मैथ्स में टॉप करा देता। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी सीख जाता मैं, मतलब सही में, मतलब बाइडेन घबरा जाता है कि कहां से बोल रहा है इतनी अंग्रेजी। नीरजा जी 7 सीटें थी कांग्रेस पार्टी की, उनके बाद में एक ही विधायक बचे थे जो उनके जो विधायक दल के नेता थे। उसके बाद उनके वोट परसेंट 8% थे, घट के 3%, 2.5% रह गए हैं। 4 सीटें जीत रही है। ये वो पार्टी है जिसको सारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये विपक्ष की एकता की धुरी है, कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्ष का गठबंधन नहीं बन सकता। वो राहुल गांधी जिनके बारे में हर 6 महीने में ये खबर छप जाती है, मैगजीन्स में फ्रंट पेज पे छाप दिया जाता है कि राहुल इज कमिंग बैक, राहुल इज इवॉल्विंग, राहुल आ रहे हैं, राहुल में ये हो रहा है, राहुल में वो हो रहा है। तो कहां कुछ हो रहा है, कहां दिख रहा है? पंजाब आपके पास था, आपके हाथ से निकल गया। उत्तराखंड जहां आप आ सकते थे आप आ नहीं पाए, गोवा आप आ नहीं पाए, मणिपुर में आप आ नहीं पाए। तो क्या होगा, किस तरह का लीडरशिप होगा? और प्रियंका की बात आप कर रही हैं, ठीक है प्रियंका ने मेहनत की है, लेकिन ये मेहनत दिखनी चाहिए ना। परिणाम में तो क्या कहीं गलत जगह पे तो नहीं कर लिया उन्होंने? अगर वो 2 महीने के लिए छोड़ के 3%, 2.5% और उसमें नियमित रहती तो क्या पता 2.5% वोट मिले कांग्रेस पार्टी को। ये क्या मेहनत है, किस तरह की मेहनत है प्रियंका की? नीरजा जी लेकिन एक ठीक है जी, लेकिन फिर भी मैं मानती हूं कि उत्तर प्रदेश में जो स्टार्ट किया है प्रियंका ने, महिलाओं को टिकट देना, ये बहुत ये एजेंडा सेट करने वाला है आगे जाके। आप याद रखिए, ये बहुत खूबी से वापस आई है बीजेपी। योगी आदित्यनाथ नया सितारा है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। एक स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ी स्टेट में एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा कैसे होगा, ये तालमेल कैसे बैठेगा 24 को मद्देनजर रख के। खैर वो अलग है कि राजनीति क्या शेप लेगी, लेकिन अगर अब इकोनॉमिक हार्डशिप ग्रो करेगा, यूक्रेन वॉर का अपना लॉजिक है, आगे जाके बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं नहीं मानती बेरोजगारी एक मुद्दा नहीं, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन उसमें कौन आगे आएगा? एक रीजनल पार्टी को नेशनल इलेक्शन में मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को बिल्कुल कोर्स पे रहना पड़ेगा, हटना नहीं। इस समय जो शुरुआत की है उसको आगे ले जाना पड़ेगा और उनसे तालमेल बिठाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे नीरजा जी एक जैसा आपने बेरोजगारी की बात की, ये उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है, वो कह रहा है ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है इस देश में, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल है। और वो आपने स्पष्ट भी किया कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से उत्तर प्रदेश में ज्यादा गरीबी है, और इसका प्रचार खुद बीजेपी ने किया कि हम 15 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो इतने बड़े प्रदेश में जो जहां की आबादी 24 करोड़ है और 15 करोड़ मुफ्त अनाज पर हैं, उससे वोट जरूर मिलता है, लेकिन वो एक तरह से एक दूसरी तस्वीर भी पेश कर रहा है कि हमारे देश की स्थिति अगर बहुत आगे जानी है या किसी और ट्रिलियन इकोनॉमी के लेवल पे पहुंचना है तो इस उत्तर प्रदेश को आगे आना पड़ेगा। पर यह बड़ी बात है कि 74 सीट अखिलेश ने हासिल की है, एक तरह से अपने आप को मुख्य विपक्ष वहां पर स्थापित किया है। जैसे पंजाब जीतकर आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्ष बन रही है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में एक तरह से बहुत स्पष्टता के साथ अखिलेश ने ये एक तरह से, हालांकि उनका गठबंधन कब बिखर जाए पता नहीं, कब राजभर योगी जी के साथ चले जाएं पता नहीं है, लेकिन एक तरह से 126 सीटें कम नहीं होती हैं। संसाधनों की बात की तो हम एक बताना चाहते हैं कि शुभांगी ने बताया कि एडीआर की रिपोर्ट है कि बीएसपी के पास 698 करोड़ है और वो दूसरे नंबर की पार्टी है। दूसरे नंबर पार्टी और हमें नहीं भूलना चाहिए कि
बीजेपी के पास 4,500 करोड़ के चंदे हैं। तो जो एक पैसे का असंतुलन आया है राजनीति में, इसके बाद भी आम आदमी पार्टी कहीं नहीं नजर आती है इस लिस्ट में। फिर भी वो जीत तो गई पंजाब में। तो वो बात है कि जज्बा किसका है, तो लड़ना कौन चाहता है, नेता और उसके साथ साथ कार्यकर्ता का, तो ये भी देखना चाहिए। पर हमें जो संसाधनों का असंतुलन आया है राजनीति में, उसको नहीं भूलना चाहिए। इतना बड़ा मीडिया तंत्र, इतना बड़ा, उसको लगातार उसमें उसका पूरा आप बजट जोड़ लें तो वो 60,000 करोड़ 70,000 करोड़ से ज्यादा का हो जाता है। एक पूरे पॉलिटिकल पार्टी की तरह ये गोदी मीडिया बिहेव करता है। वो चाहे जो भी कहें, ये सच्चाई तो है ही इस देश में। और पर आपको लगता है कि इस चुनाव के बाद से लोग ज्यादा सिनिकल हो जाएंगे कि बेरोजगारी की बात मत करो, इन लड़कों की नौकरी की बात मत करो। हालांकि मैं तो तब भी करता रहूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या रोजगार या महंगाई ये सब अब आउटडेटेड मुद्दा हो गए हैं, या अब जो चलेगा वो है कि या हिंदुत्व जैसा, राष्ट्रवाद जैसा ब्लेंडिंग, कि लोगों को भावनात्मक सुख राजनीति से मिले, भले ही आर्थिक सुख राजनीति से ना मिले। और भावनात्मक सुख, आर्थिक सुख में कुछ अनाज वगैरह मिल जाए, कुछ सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन भावनात्मक सुख ज्यादा मिले उन्हें राजनीति से, क्या वो ये चाहते हैं? लेकिन ध्यान रखिएगा कि पंजाब का रिजल्ट यूपी से अलग है। जी बिल्कुल, मैं नहीं मानती इस चीज को कि लोग चाहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है नौजवानों की और उनके सामने बहुत बेरोजगारी, बहुत ही, अगर आप लोगों से बात करें, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। मैं मानती हूं कि अखिलेश यादव को नौजवानों ने, मुस्लिम यादव जम के गया है, कुछ जाट जम के गया है, सिख बिरादरी जम के गई है, और नौजवान तबके में लोग गए हैं अक्रॉस कास्ट। जाटव नौजवान भी बात कर रहा था रोजगारी की वजह से कि मैं सपा को देखूंगा। तो अखिलेश यादव को भी, पर यह पर्याप्त नहीं था, और पर्याप्त नहीं था, उसमें और लोगों को जोड़ने की जरूरत थी। और जो मोस्ट बैकवर्ड है नॉन यादव, वो उस मात्रा में नहीं गए जिसमें उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि जाएंगे। और महिला वर्ग जो है ना, जिसको अखिलेश यादव की पार्टी ने कभी भी तूल नहीं दिया है, वो बहुत जम के गई है भाजपा की तरफ। और ये फ्रीबीज की वजह से भी, कानून व्यवस्था इंप्रूव हुई है उसकी वजह से भी। तो ये सब चीजें समीक्षा करनी पड़ेंगी। पर अखिलेश यादव की जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार है। मेजॉरिटी नहीं की है, लेकिन अच्छी तरह से, मजबूती से लड़े हैं वो। नीरजा जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पर आपसे कि इस पे आपका विचार जानना चाहूंगा कि बीएसपी और कांग्रेस में टक्कर हो रही है कि कौन तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी। और अभी रवीश ने बोला कि बीएसपी के पास 600 करोड़ से ज्यादा रुपया है, 690 करोड़ है, 690 करोड़ है, तो फिर क्या फायदा है उस रुपये का? देखिए, बीएसपी का स्टार्ट, मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था, वो लड़ाई में थी ही नहीं। उनका था कि हमारे पास 12-15 सीटें आ जाएं, और अगर भाजपा स्थिति में है कि उसको सीटों की जरूरत है और लोगों की, तो हम वो रोल प्ले करेंगे। लेकिन ये भी सही है कि जाटव अधिकतर बीएसपी के साथ रहा है, और मैं मानती हूँ ये कड़वी चीज है बोलना कि कहीं न कहीं बीएसपी नेतृत्व का गोल पॉलिटिक्स नहीं, मनी हो गया डाउन द लाइन। तो एक तरह से आप समापन दिखती हैं कि अब कोई दलित पार्टी अलग से नहीं रहेगी। आप इसमें देखें कि 2014 के बाद से अंबेडकर को लेकर नरेंद्र मोदी ने काफी आक्रामक रूप से पहल की, और इसी तरह से जैसे अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अंबेडकर मेला का आयोजन किया, लेकिन मैं संसद का कार्यक्रम देख रहा था 6 दिसंबर का, कि जिसमें वो पूरी तरह से बीजेपी ने अपने तरीके से वहां एक कार्यक्रम हो रहा है, वहां गाने हैं, वहां उनके जीवन की झांकियां हैं, उस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो अब जो अंबेडकर को निकालकर अलग पार्टी बनाई गई थी, अखिलेश ने भी अपनी सभाओं में अंबेडकर पे जोर दिया। हालांकि रविकांत जी कह रहे थे, मैंने कई सभाओं में उनकी तस्वीरें देखी, लोहिया और अंबेडकर की बातें भी देखी, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी के बाद ज्यादा अप्रोप्रिएट कर रही है अंबेडकर को अपने राजनीतिक दायरे में। तो उनकी जो महत्व था अंबेडकर का कि एक बसपा है और उसकी वजह से पूरी उनकी एक राजनीति स्थापित होती है, वो उसके प्रतीक बनते हैं, वो अब आम आदमी पार्टी की तरफ गई। चंद्रशेखर रावण जो गोरखपुर गए थे लड़ने के लिए,
वो भी, उनको लेकर मायावती ने भी दूरी बनाई, उनको लेकर अखिलेश ने भी दूरी बनाई। तो ये सारी बातें हैं, इस पर आप इस संदर्भ में आप कहें तो कुछ। देखिए, जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहा जाता है, दलित वोट इज अप फॉर ग्रैब्स। एक जमाने में कांग्रेस के साथ था, काशीराम जी आए, मायावती आई, और एक बड़ा तबका दलित का नॉर्थ इंडिया में, खासकर यूपी में बसपा के साथ गया है। अब बसपा का लोगों को दिख रहा, नौजवान जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें नौजवान बस जाटव है ना, जो वो कहता रहा है कि बसपा तो अब खत्म हो रही है, तो हमको और पार्टियों को ढूंढना होगा। तो वो पार्टियां, आपने कहा आम आदमी पार्टी एक पिच कर रही है। पंजाब में चन्नी साहब भी बहुत इंपॉर्टेंट लीडर के रूप में उभरे हैं। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं, वो एक बहुत बड़ी, जो सबसे बड़ी गलती की है कांग्रेस ने, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना। हटाया जा सकता था, वही तरीका नहीं था। हटाया जा सकता था, चुनाव के बाद हटाया जा सकता था। फिर सिद्धू को लाना, ये किसकी स्ट्रैटेजी थी? क्या ये प्रशांत किशोर की एडवाइस थी? इसके तहत ये सब किया पूछना पड़ेगा उनसे मिलके। नीरजा जी, उनसे मिलूंगा तो जरूर ये सवाल पूछूंगा। लेकिन नीरजा जी, मेरा एक सवाल है कि बीएसपी को 8% का वोटों का नुकसान है और बीजेपी को 3% का फायदा है। तो यदि बीएसपी लड़ लेती या फिर समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद के साथ कुछ सीट का अरेंजमेंट कर लेती, तो ये 3-4% को यदि मैनेज कर लेती, क्योंकि 8% नीचे गई है बीएसपी, तो फिर खेल वो कुछ और हो सकता था। वो बात आपकी सही है। अगर बीएसपी सपा अपना गठबंधन और विस्तार से करती, क्या उसमें कांग्रेस को शामिल कर सकती थी? जितना भी वोट था, 3%, 4%, चंद्रशेखर आजाद को शामिल करती, क्या संभव था? कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इन्होंने सोचा कि अगर हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो फिर से कहीं लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल ना हो जाए। तो उससे वो बचना चाहते थे, वो लोकल इश्यूज पे रखना चाहते थे। ये एक सौरभ ने बताया कासगंज में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन एक और जानकारी हमारे मित्र बता रहे हैं कि 118 सीटें हैं, जिसमें 1800 से कम का मार्जिन है। 55 सीटें हैं जहां पर 1000 से कम का मार्जिन है, और 15 सीटें हैं जहां पर बहुत छोटी, कोई 80-90 सीटों से आगे पीछे यूपी में हो रहा है।